हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ केयर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बोल्ड बट मच कॉशन फर्स्ट। इस आर्टिकल में हम हेल्थ केयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट डज द डिसोल्यूशन ऑफ एससीओएस एंटेल। एससीओएस कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक रिसेंटली डिसॉल्व की गई है। स्टेयरिंग कमिटी से इसे रिप्लेस किया है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसे समझेंगे। क्यों एससीओएस को डिसॉल्व किया गया है ये एस्पेक्ट समझेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है गुड बट नॉट इनफ। रिसेंटली आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसका कवरेज एक्सटेंड किया गया है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हेल्थ केयर यूजिंग एआई इज बोल्ड बट मच कॉशन। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल की थीम क्या है? एआई एप्लीकेशन फॉर हेल्थ केयर। सो एप्लीकेशन तो आप लोगों को ऑलमोस्ट जानकारी है। चैलेंजेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हेल्थ केयर के लिए यूज़ करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, ये वाले एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। सो हम लोग सारे के सारे जो चैलेंजेस दिए हैं उसे डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यार, है ना। यूपीएससी में ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर पे क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ चुका है। सो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। न्यूज़ अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ free artificial intelligence powered primary care physician for every Indian available 24/7 within the next 5 to 7 years is ambitious. It raises critical question about feasibility, sustainability and the readiness of India to tackle such enormous understanding. नाउ आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूज़ अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्री एआई पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन फॉर एवरी इंडियन अवेलेबल 24/7 विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर इज एम्बिशियस। इट रेजेस द क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ इंडिया टू टैकल सच एनॉर्मस अंडरटेकिंग। क्या बोल रहा है कि न्यूज़ आ रही है कि अगले 5 सालों में फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन हर इंडियन के लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। सो अगर हम देखें जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं स्पेशली रूरल एरिया में, वहाँ डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर इतने ज़्यादा हैं भी नहीं। सो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसे में जो रूरल एरिया उन्हें हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है। हमेशा कभी वीकली आते हैं, कभी मंथ में आते हैं। रूरल एरिया में कोई रहना नहीं चाहता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। एआई पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन अगर डेवलप होता है तो इसे डिप्लॉय किया जा सकता है एवरी रूरल एरियाज़ में। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया इसकी सस्टेनेबिलिटी और फिजिबिलिटी को टैकल करने के लिए तैयार है। कई तरह के चैलेंजेस हैं, उसको टैकल करने के लिए तैयार है। सबसे पहले पीएचसी का कंसेप्ट की बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की, तो ये जो है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एकदम क्लोज़र टू कम्युनिटी होता है। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, इवन जो डॉक्टर होते हैं वो भी उस मोहल्ले में रहते हैं। सो आपके जो रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं। सो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विस होती है वो प्रिवेंटिव ज़्यादा हो जाती है अगर आप ही के आसपास जो है डॉक्टर रह रहे होते हैं और आपके पर्सनल रिलेशन होते हैं। डॉक्टर आ गया, चाय वाय पी लिया आपके घर में, और बेटा कैसे हो पूछ लिया, कुछ लग रहा है क्या, एक आध सर्दी हो रही है तो तुरंत दवाई दे दी। तो ज़्यादातर प्रिवेंटिव केयर पर फोकस किया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, और रिलेशन भी पर्सनल होते हैं, एकदम क्लोज़र टू कम्युनिटी होता है। लेकिन ये जो एस्पेक्ट होगा ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होगा। पहली बात तो क्लोज़र रिलेशन नहीं रहेंगे आपके मशीन के साथ। दूसरा, कई बार लोग जो है अच्छे रिलेशन होने के बाद रिलेशन होने के कारण डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया में लोग हैं वो पब्लिक सिस्टम पर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो जाए डॉक्टर्स के साथ, है ना, जो लोकल कम्युनिटी में डॉक्टर रह रहा है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में आ रहा है, अगर उससे अच्छे कनेक्शंस बन जाएँ तो ऐसे में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का और हेल्थ केयर फैसिलिटी को जो यूज़ करने का रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल मतलब कोल्ड, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला कैसा है ना? वहाँ पर ह्यूमन इमोशन नहीं होता है। वो सिर्फ अपना क्या करेगा, काम करेगा। आप बोलोगे ये हो रहा है, वो बोलेगा अच्छा ये हो रहा है, पैटर्न चेक करेगा और बोलेगा ओके ये वाली डिसीज़ हो सकती है, आपको ये दवाई दे दिया जाता है। सो इससे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे कहाँ पर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में कम्युनिटी लेवल पर, वो पैसिव रिसिपेंट्स हो जाएंगे रेदर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट। ये सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो काय में, हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट क्या है, AI एक्सेल इन प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिंग रिपीटिंग टास्क बट लैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ human intelligence such as understanding the physical world, retrieving complex information, maintaining persistent memory and engaging in reasoning and planning। ठीक, तो AI जो है ज़्यादातर रिपीटेटिव टास्क करने में जो है उसकी महारत हासिल होती है बाय एंड लार्ज, है ना। बाय एंड लार्ज देखिए, अभी रिसेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो काफ़ी कुछ ह्यूमन को कॉपी कर सकते हैं, रिसेंबल कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय एंड लार्ज देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसका मेन जो काम है वो रिपीटेटिव टास्क करने में ही होता है और ऑटोमेटेड ये रिपीटेटिव टास्क कर पाते हैं, लेकिन उनके पास ह्यूमन के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड को समझने की, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की, बाहर निकालने की और प्लानिंग और रीजनिंग करने की। These are all fundamentals to medicine where understanding the nuances of patient condition goes beyond pattern recognition. So ये सारे के सारे क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल है टू मेडिसिन, जहाँ पर हमें पेशेंट्स के बारे में डायग्नोसिस करने में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होती है। सिर्फ पैटर्न का इस्तेमाल करके, डेटा का यूज़ करके आप AI जो डायग्नोसिस करेगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरिंग हेल्थ केयर डिमांड अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ एम्पैथी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड environment underpin human decision making, distinguishing human intelligence from AI। So basically जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होती है और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में एम्पैथी होती है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है। हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है। सो ऐसा नहीं कि डॉक्टर जो है ना, अपने पेशेंट्स को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं। दवाइयाँ बशर्त हो सकता है सेम हो, लेकिन हर पेशेंट से इंटरेक्शन करने का तरीका अलग होता है और रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आपके पास कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस होना ज़रूरी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होती है। सो AI कैन नॉट रेप्लिकेट द मॉरल एंड एथिकल रीजनिंग दैट कम फ्रॉम कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सो जो ह्यूमन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है उसमें डिफरेंस यही है कि ह्यूमन एम्पैथी शो कर सकता है ना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आ गया है और उसको ट्रीट करना है लेकिन वो बहुत घबरा रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, तो क्या वहाँ पर ह्यूमन ज़्यादा अच्छे से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या फिर एक मशीन कर सकती है? ह्यूमन एम्पैथी शो कर सकता है, बच्चे के साथ रिलेट कर सकता है, उनको समझा सकता है कि उनके लिए ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। मशीन मशीन की तरीके से बिहेव करेगी। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी आर्टिफिशियल। हर कंट्री का, इवन
हर स्टेट के अलग अलग क्षेत्रों का कल्चर अलग अलग है। सो वहाँ पर डॉक्टर अलग तरीके से पेशेंट्स हैंडल करते हैं। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मशीन ये सब नहीं कर सकती है। सो AI कैन नॉट रेप्लिकेट मॉरल एंड एथिकल रीजनिंग दैट कम फ्रॉम कॉन्शियस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इशू क्या है? जो हेल्थ केयर डेटा है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, इनकम्प्लीट है, स्पेशली इन इंडिया। और AI ट्रेनिंग करने के लिए आपको डेटा लगेगा, है ना? जो भी आप मॉडल बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसके लिए आपको बहुत ह्यूज लार्ज डेटे की ज़रूरत है। और इसलिए चूंकि डेटा है नहीं, स्कैटर्ड है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या है कि जो डेटा है वो, उसके साथ इशू ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा है। सो नीड फॉर एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इज़ एट ऑड विद द प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न। सो यहाँ पर पैराडॉक्स ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, पर्सनल डेटा चाहिए, लेकिन अगर हम पर्सनल डेटा लेते हैं तो वो प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा और बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स होंगे। सो ये डेटा आपके जो मॉडल हैं उनको ट्रेन करने के लिए लगेगा, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है, स्कैटर्ड है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग अपना डेटा यूज़ करने से मना कर दें, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है ये सारा डेटा। सो ऐसे में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है उसे किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, उसकी जो एक्यूरेसी है वो कैसे आ पाएगी? अगर एक्सटेंसिव डेटा नहीं रहेगा तो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। अब ये जो डेटा है इसको कलेक्ट करने की, कैप्चर करने की और मॉडल को ट्रेन करने की, ये सारी जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, और जो कॉस्ट आएगी बहुत ज़्यादा आएगी। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फर्टिलिटी रेट है, वो चेंज होते जाते हैं ओवर टाइम। सो आपको जो आपका AI मॉडल होगा उसमें बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे न्यू डेटा के साथ। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डेटा डाल दिया बात ख़त्म हो गई, आपको चेंजेस भी करना पड़ेगा जैसे जैसे डेटा बदल रहे हैं। सो ऐसे में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी लगातार बढ़ते जाएंगे। सो रिकरिंग एक्सपेंसेस आएंगे AI मॉडल की ट्रेनिंग में। ओवरऑल जो कॉस्ट है वो सब्सटेंशिव हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हेल्थ केयर डेटा इज़ कॉम्प्लेक्स एंड पर्सनल, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज इफ़ इट अक्रॉस पॉपुलेशन। जो हेल्थ केयर डेटा होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और पर्सनल होता है ना? हर कोई अपनी हेल्थ केयर हिस्ट्री शो करना चाहता है, कि आपको बताना चाहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम, नहीं, कोई नहीं बताना चाहता कि उसे क्या इशू है। सो हेल्थ केयर का जो डेटा होता है वो बड़ा पर्सनल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसलिए हम अक्रॉस पॉपुलेशन इसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि डायबिटीज़ है क्या? बिल्कुल कॉमन डिसीज़ है। BP प्रॉब्लम है क्या? हाँ है या नहीं है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा इंडिया की डाइवर्सिटी और जो है इशू को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देती है। द डाइवर्सिटी मीन्स द डेटा फॉर AI मॉडल मस्ट बी एक्सटेंसिव एंड डीपली कंटेक्चुअलाइज। क्योंकि इतना डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग एरियाज़ में हमें अलग अलग जेनेटिक ट्रेट मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलग है, कश्मीर साइड अलग है, साउथ एरिया में अलग है। सो बहुत बड़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी पुल इंडिया में है, और इतने सारे लोगों का आपको डेटा लेना पड़ेगा, और उसके बाद इसे कंटेक्चुअलाइज करना भी इतना आसान नहीं है। सो ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया को आने वाले टाइम में फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इशू विथ AI इन हेल्थ केयर इज अ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ AI एल्गोरिदम आर नॉट ट्रांसपेरेंट और इजीली अंडरस्टूड. This pose risk in a healthcare where understanding the rationale behind the diagnosis or treatment plan is critical. So black box problem क्या है? ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम ये है कि जो AI है वो डिसीजन मेकिंग किस एल्गोरिदम से आ रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं होती, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जैसे कि गूगल का डीप माइंड AI ने रिसेंटली जो वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर है उसे अभी डिफीट किया था। सारे लोग बहुत ज़्यादा
खुश हो गए थे, ठीक। लेकिन ये गेम है, यहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है, कौन से एल्गोरिदम यूज़ किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हेल्थ केयर में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के पीछे का रैशनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये जो है हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बड़ा कंसर्न रेज करते हैं। सो ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चैलेंजेस हो जाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक। तो ये सारे के सारे आपको लिखना है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अभी तक के लॉ नहीं बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन में लॉ आ चुका है, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। इंडिया को नया लॉ बनाने की ज़रूरत है, और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अलग से गाइडलाइंस भी बनाने की ज़रूरत है अगर इसमें एआई इंट्रोड्यूस किया जाता है तो। सो इस तरह के आपको नीचे प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं, सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बहुत ही जेनरिक सॉल्यूशन है, उतने अच्छे सॉल्यूशन नहीं है। सो हमारा चैलेंजेस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट डज डिसोल्यूशन ऑफ SCOS एंटेल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज डिसॉल्व 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स हेडेड बाय एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ कंट्री प्रणव सेन। सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिक्स को डिसॉल्व कर दिया है, जिसे हेड कर रहे थे फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणव सेन जी, ठीक। सो ये जो SCOS कमिटी है इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, इसी के बारे में बात करेंगे। इसके जो मेंबर्स हैं, टोटल 14 मेंबर्स थे, और ये कमेटी अब डिसॉल्व हो गई है। और रीज़न क्या दिया गया है, इसकी जगह जो दूसरी कमेटी सेटअप की है स्टेयरिंग कमेटी, और SCOS का जो फंक्शन है वो ओवरलैप हो रहे थे अननेसेसरली। जो सेम फंक्शन दो अलग अलग कमेटी कर रही थी, सो इसलिए सरकार ने बोला कि SCOS की अब आवश्यकता नहीं है, इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर सेन हैं उनका ये कहना है कि SCOS मेंबर ने रिसेंटली सेंसस डिले पर क्वेश्चन उठाया था, इसलिए शायद गवर्नमेंट को वो चीज़ पसंद नहीं आई और गवर्नमेंट ने इसे डिसॉल्व कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कंप्लेंट की कि जो मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉपरली रीज़न नहीं दिया गया, स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया कि क्यों इस कमेटी को डिसॉल्व किया जा रहा है। अब सबसे पहले SCOS कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, क्या इसके फंक्शन थे। SCOS एडवाइजर सेंटर ऑन सर्वे मेथडोलॉजी इंक्लूडिंग सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिज़ाइन, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चंस एटसेट्रा। सो SCOS की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो केंद्र सरकार को एडवाइस करना था कि सर्वे की मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से सैंपल लेने चाहिए, कितना बड़ा सैंपल साइज स्पेस रखिए, सर्वे इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे यूज़ किए जाएंगे, ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी किसकी थी, SCOS कमेटी की। It also played a vital role in finalizing the tabulation plan of survey, reviewing the extent framework and addressing the issue raised from time to time on subject, result and methodology. So इसका जो मेन रोल था वो क्या था कि अगर मान लीजिए सर्वे हो रहे हैं तो उसके जो प्लान है उसको फाइनलाइज करना कि किस तरीके से सर्वे किया जाना है। इसके अलावा अगर कोई इशू आ रहा है रिज़ल्ट से रिलेटेड, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जो सब्जेक्ट टारगेट किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो उन रिज़ल्ट्स में जो इनकंसिस्टेंसी है उसको देखना, एरर्स को रिमूव करना, और अगर कुछ इशू है तो उस प्रॉब्लम को रेस करना। द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द SCOS आर इंक्लूडेड प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर कंडक्टिंग पायलट सर्वे, प्री टेस्टिंग, एक्सप्लोरिंग द अवेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू सर्वे स्टैटिस्टिक, providing guidance for studying and identifying data gaps, providing additional data requirement and imparting technical guidance to central and state level agency for conducting survey। ठीक, तो ये आपका क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ये बेसिकली टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है,
जब कोई भी कमेटी बनाई जाती है तो उनको बताया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। सो उसे हम टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सरकार ने उनको ये सब जिम्मेदारियां दी होती है, जैसे कि उन्हें टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना है। जो एजेंसी सर्वे कंडक्ट करेगी, किस तरीके से आपको सर्वे करना होगा, क्या आपका तरीका होना चाहिए, ये सारी जो ट्रेनिंग है, बेसिकली ये गाइडेंस है, ये SCOS कमेटी का काम है। नेक्स्ट क्या है, जो न्यू कमेटी है स्टेयरिंग कमेटी, उसकी बात कर लेते हैं, उसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्टेयरिंग कमेटी है, इसने रिप्लेस किया SCS को। इसमें 17 मेंबर हैं और 1 नॉन मेंबर सेक्रेटरी है। सो टोटल 18 मेंबर हो जाएंगे। इसमें कितने थे, टोटल 14 मेंबर थे। ठीक, सेंटर हैज़ रिटेन एटलीस्ट 4 मेंबर्स फ्रॉम द SCOS इन द स्टेयरिंग कमेटी अदर देन ऑफिशियल सच एस मिस राठौर, सोनाडे देसाई, विश्वनाथ गोल्डर, S. Chandrasekhar and Mosumi Bose are the 4 experts who are retained. So SCOS के 4 एक्सपर्ट जो है स्टेयरिंग कमेटी में इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक, और उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। द टेन्योर ऑफ द स्टेयरिंग कमेटी विल बी फॉर 2 years। जो टेन्योर है यहाँ पर वो 2 साल का है, और जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, सैम्पल साइज़ क्या होगा, कैसे सर्वे करना है, ये सारी चीज़ ही इनको बताना होता है। इसे क्लियर है। द मैंडेट्स ऑफ बोथ कमिटी क्लैश इन अ वे दो द कंपोजिशन ऑफ स्टेयरिंग कमिटी इज डिफरेंट एज इट हैज़ मोर ऑफिशियल मेंबर्स वाइल द SCOS हैड सेवरल नॉन ऑफिशियल मेंबर। सो दोनों का जो मैंडेट है वो सेम था, क्लैश हो रहा था टर्म ऑफ रेफरेंस, तो दोनों कमेटी में से एक ही कमेटी रखनी थी। तो सरकार ने स्टेयरिंग कमेटी रखी, वो इसलिए रखी क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो सरकारी अधिकारी थे, वो ज़्यादा थे, और SCOS में सरकारी अधिकारी कम थे। तो सरकारी अधिकारी कम होंगे तो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, इसलिए सरकार ने SCOS को डिसॉल्व कर दिया। चीज़ें क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है गुड बट नॉट इनफ। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू सीनियर सिटीजन ओवर 70 ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। सो अब 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आएंगे और अपना आरोग्य कार्ड बनवा सकते हैं, और 5 लाख रुपए तक का आपको जो इंश्योरेंस होगा, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, वो प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, पर उनकी एज 70 साल से अधिक होना चाहिए। वाइल द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 0.5 million per year for the section of the population is noble, it will in no way fulfill the public health objective that are much needed for targeted beneficiaries. First and foremost, the health assurance scheme is limited to secondary and tertiary hospitalization. The absence of coverage for out-care patient diagnostic and medicine is particularly concerned as chronic disease have increased sharply in India in the last few decades. So क्या कह रहा है कि जो पब्लिक फ्री हेल्थ कवरेज है वो 0.5 मिलियन इंक्रीज़ कर दिया है पर ईयर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ का इम्पॉर्टेंट टारगेट है जिसमें सारे लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, वो टारगेट से हम दूर जा रहे हैं। जनरली इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू आप सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाते हैं, लेकिन जो डायग्नोसिस लेवल पर होती है, टेस्टिंग लेवल पर होती है, उसका कोई रिटर्न पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है, जो अभी मैंने रिसेंटली भी डिस्कस किया था। मान लीजिए आप जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए और डायग्नोसिस होता है, आपको टेस्ट होते हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप जब तक हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे तब तक कि आपको इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो लोगों का डायग्नोसिस और OPD में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप सदर्न स्टेट की बात करें तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हमने PHC के बारे में बात किए थे। सो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के कारण जो हमारी केयर है वो
क्यूरेटिव केयर पर फोकस कर रही है जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जबकि हमें प्रिवेंटिव केयर पर फोकस करना चाहिए, है ना। तुरंत ही डिसीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया जाए, वहीं एकदम इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस कर दिया जाए। आजकल इतनी ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ हो रही है, अगर शुरू में पकड़ा गई तो चांसेस हैं कि उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं। दो तरह के मॉडल हैं, एक है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करना, वो भी इंश्योरेंस के थ्रू। यूनाइटेड स्टेट्स में ये इंश्योरेंस वाला मॉडल है, मैक्सिको में, क्यूबा में ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस वाला मॉडल है, जहाँ प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ये वाले मॉडल में क्यूरेटिव केयर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यूएस में हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है ये इंश्योरेंस देने के कारण। तो प्राइवेट सेक्टर है वो खूब बिल बना रहा है, और इसमें ज़्यादातर जो बेनिफिट मिलता है वो प्राइवेट सेक्टर को ही मिल रहा है। सो ज़्यादातर आप देखेंगे कि स्कीम्स के में ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल ही जा रहे हैं और खूब बिल बनाए जा रहे हैं। सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट में जा रहा है, लेकिन उसमें भी इशू ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा बहुत डिले में मिल रहा है। सो शुरू में जो चार्म था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। सो जो स्कीम है उसमें रिफॉर्म्स तो करने होंगे। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए स्कीम ठीक है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना होगा, प्रिवेंटिव केयर पर भी उतना फोकस करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। चीज़ें क्लियर है? ये हमारा आर्टिकल था, कंप्लीट आर्टिकल। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।